यस हेलो, हाउ आर यू। आज के इस ये वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्योंकि बहुत दिनों से स्टूडेंट्स लोग ये बोल रहे थे कि सर ये करंट अफेयर्स के भी इशू के ऊपर कुछ डिस्कशन होना चाहिए, तो इसीलिए आज का ये वीडियो उसी के लिए प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। आप लोग ये कुछ दिनों से आप लोग ये न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे आप लोग कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ये जारी हुई। तो आज इसी का हम लोग ये पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं और इसका आप समझिए कि सर्जरी करने जा रहे हैं कि ये है क्या और क्या इसके ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी है ये उभर करके सामने आ रही है। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, इस पूरे डिस्कशन को हम लोग ये दो पार्ट्स में इसको तोड़ दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। एक जो पार्ट है वो हम लोग वो टेक्निकल पार्ट रखते हैं, मतलब टेक्निकल पार्ट का ये अर्थ हुआ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित जो टेक्निकल जो जानकारियां हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे एक पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये कौन सी ये कंट्रोवर्सी है, ये विवाद है, वो सामने आ रहा है और आखिर जो भारत सरकार है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट को वो डिनाई क्यों कर रही है, वो मानने से इनकार क्यों कर रही है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इस बारे में कि इसके जो रैंकिंग्स हैं या इसके जो इसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये मिसलीडिंग है और ये भारतवर्ष को, यानी भारतवर्ष का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका इमेज है, उस इमेज को ये टार्निश करने वाली ये रिपोर्ट है और हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते। तो भारत सरकार ने तो आउटराइटली इस चीज को डिनाई कर दिया है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रही है। और दूसरी तरफ ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है और ये आपको ये वार्षिक रूप से ये जारी होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में ये एक प्रेस्टिजियस रिपोर्ट है। और ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में जो डिफरेंट कंट्रीज की जो रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग को इतने हल्के में लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, ये वजन है और आप इसको आउटराइटली ये डिनाई भी नहीं कर सकते। तो ये दूसरे पार्ट में हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि भारत सरकार वो किन आर्ग्यूमेंट्स को आगे करके इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रही है। और दूसरी तरफ जो संस्था एसडीआई को जारी करती है, यानी ह्यूमन हंगर इंडेक्स को जारी करती है, उस संस्था का ऑफिशियली ये क्या कहना है, आधिकारिक तौर पे इस बारे में उसका ये क्या कहना है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक प्रकार का सूचकांक है और ये जो सूचकांक है वो इस चीज को बताता है, इसका ये वार्षिक इसकी रिपोर्ट आती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, और वार्षिक रिपोर्ट आती है और इसमें इस चीज को दर्शाया जाता है, मतलब इस चीज को ये जानने को हमें मिलता है कि पूरे वर्ल्ड में जो फूड सिक्योरिटी की स्थिति है वो कैसी है और ये नॉरिशमेंट का ये लेवल क्या है, मतलब पोषण की स्थिति कैसे चल रही है विश्व के अलग अलग ये देशों में, भिन्न भिन्न ये रीजन्स में, भिन्न भिन्न ये क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न ये कंट्रीज में। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को ये
इसको ये जारी कौन करता है? तो आप देखिए, ये कोई सरकारी संस्था जारी नहीं करती है, यानी 2 यूरोपियन एनजीओज हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनजीओज ये जारी करते हैं इस रिपोर्ट को। और 2 जो यूरोपियन एनजीओज हैं उनमें से एक का नाम है, मैंने इसीलिए यहां पे लिख दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट को ले लेंगे तो ये फैक्ट्स आपको ये क्लियर रहेगा। एक एनजीओ का नाम है कंसर्न ये वर्ल्ड वाइड, ये एनजीओ का नाम है। और ये जो है वो आयरलैंड का एनजीओ है, यानी आयरिश एनजीओ है। और दूसरा जो एनजीओ है ये आपको ये जर्मनी की एनजीओ है, जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फी, यानी वेल्ट हंगर हिल्फी, ये जर्मन भाषा में ये इसका नॉमेनक्लेचर है। ये जर्मनी का एनजीओ है। ये 2 संस्थाएं इसे ये जारी करती हैं, यानी कि ये एनजीओज के द्वारा प्रकाशित होने वाला ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रिपोर्ट है, जो कि वार्षिक रूप से ये जारी आपको किया जाता है। इसमें एक 2 चीज ये देखने की जरूरत है कि यानी एक चीज और यहां पे ये फैक्ट को आप समझिए कि जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ये पहली बार आपको जारी किया गया था, आपको ये 2006 में, 2006 में। और उस समय जिस संस्था ने इसे ये पहली बार ये जारी किया था, पहली बार जो रिपोर्ट ये पब्लिश की गई थी, वो संस्था आपको थी, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि हमें ये लिखना पड़ा है। तो उस समय ये संस्था थी, एक तो ये जर्मनी वाली यानी कि वेल्ट हंगर हिल्फी, और दूसरी एक संस्था थी अमेरिका की जिसका नाम था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी इसको अगर इसका एक्रोनिम देखा जाए तो यस। तो मैं बता रहा था इस चीज को कि आपको इनिशियली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2006 में, 2006 में इसको पहली बार यानी कि प्रकाशित ये किया गया था। और 2 संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व थी। 2 संस्थाओं ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को इन लोगों ने ये पब्लिश किया था। पहली जो संस्था थी उसमें वेल्ट हंगर हिल्फी, आपको जर्मनी वाला एनजीओ, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक संस्था थी जिसका नाम था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वेल्ट हंगर हिल्फी ने मिलकर के पहली बार 2006 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित ये डाटा को पहली बार प्रस्तुत किया था। लेकिन बाद में चल करके 2018 में आकर के, 2018 में आकर के ये जो संस्था है ये अमेरिका वाली यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इस संस्था ने अपने आप को अलग कर लिया इससे। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट को बनाने से ये संस्था ने अपने आप को
यानी कि अलग हटा लिया। और आज के डेट में जीएचआई का जो पब्लिकेशन किया जाता है ये बेसिकली इन दो एनजीओज के द्वारा ही किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थ हंगर हेल्पी। ठीक है। दूसरा एक चीज आपको याद रखना है इनिशियली कि ये वार्षिक रिपोर्ट होती है, मतलब हर एक वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है अक्टूबर के महीने। ठीक है। फिर आपको एक चीज और आपको इसके बारे में याद रखनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, कि ये एक 100 पॉइंट का स्केल है, यानी 0 से लेकर के आप समझिए कि 100 तक इसमें जो वेटेज है वो दिया जाता है भिन्न भिन्न ये कंट्रीज को जिनके की डाटा से संबंधित उन लोगों ने यानी आकलन किया है या उसके बारे में ये जानकारियां ये प्रस्तुत ये की है। भारतवर्ष की जो रैंकिंग है ये आपको 2022 में 107वीं रैंकिंग है, 107 और ये वैल्यू के हिसाब से हमने आपको बोला कि स्केल जो है वो 0 to 100 है, तो स्केल के हिसाब से भारतवर्ष को जो स्कोर हासिल हुआ है वो 29.1 हासिल हुआ है। ठीक है। और कितने कंट्रीज के बीच में, तो 2022 का जो ये डाटा है ये आपको 121 कंट्रीज यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ये देशों को भिन्न भिन्न प्लेस ये प्रोवाइड किया गया है उस रैंकिंग में, और उसमें भारतवर्ष का जो स्थान है वो 107वां है। थोड़ी ये चिंता का विषय इसलिए है और गंभीर ये विषय इसलिए है क्योंकि आप इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भिन्न भिन्न जो देश है उनकी रैंकिंग, मतलब जो हमारे ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, केवल अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान की रैंकिंग जो है वो 109 है, केवल अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ करके दूसरे अन्य जो देश हैं, इवन आपको ये श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, इवन पाकिस्तान हुआ, तो इन सब का जो रैंकिंग है वो हमसे भी ये बेहतर है। तो इसीलिए ये थोड़ी ये चिंता की विषय हो जाती है। दूसरा एक चीज है कि जीएचआई का ये जो भी स्केल है, जो भी उसका ये पैमाना है हंगर को मापने का या भूखमरी को मापने का, तो उस पैमाने के हिसाब से इतना जो स्कोर है हमारी कंट्री का 29.1 ये सीरियस कैटेगरी में आता है। सीरियस कैटेगरी का ये अर्थ हुआ कि बहुत ही अत्यधिक चिंता का विषय है भारतवर्ष में जो भूखमरी की स्थिति या जो पोषण की स्थिति है, फूड सप्लाई की जो स्थिति है भारतवर्ष में, वो चिंताग्रस्त देशों की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है अपने आप में, बड़ा ही ये पैराडॉक्सिकल ये सिचुएशन है, बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है कि एक तरफ तो हम लोग ये बोस्ट कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को दिखा रहे हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही तेजी के साथ हमारी इकोनॉमी ये बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि हम लोग हंगर के मामले में गंभीर स्थिति वाले राष्ट्रों की सूची में हम लोग आ गए। तो खैर इसके ऊपर एक दूसरा ये डिस्कशन ये संभव हो सकता है, वो दूसरे जगह पे होगा, दूसरे ये कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो ये आपको यानी कि मेन ये फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। अब दूसरा इस चीज को हम लोग देखते हैं, ये भी ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दो,
दो एनजीओस हैं और जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ये तैयार करते हैं, तो क्या ये खुद से डाटा को कलेक्ट करते हैं या ये डाटा को किसी अन्य संस्था के द्वारा कलेक्ट किए गए ये डाटा का वो इस्तेमाल करते हैं? मतलब कि ये प्राइमरी डाटा का यूज करते हैं कि सेकेंडरी ये डाटा का यूज करते हैं? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दो एनजीओस हैं सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं। सेकेंडरी डाटा का ये मतलब होता है कि उस डाटा को ये कलेक्ट जो है वो किसी अन्य संस्था ने किया था, लेकिन उसको अपने पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम का यहाँ पे ये मतलब है कि ये दोनों एनजीओ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जो ये लोग ये डाटा ये कलेक्ट करते हैं, ये संस्थाएं जो ये डाटा ये कलेक्ट करती हैं, उनके ये सोर्सेस क्या है? सोर्सेस ऑफ ये डाटा, डाटा कहां से या किस ये सोर्स से ये कलेक्ट ये किया जाता है? तो इसमें हम आपको ये बता दें कि ये जो संस्थाएं हैं, यानी कि दोनों जो एनजीओस हैं, बहुत ही रिलायबल डाटा का वो यूज करती हैं और खास करके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसकी जो भिन्न भिन्न अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा जो डाटा ये कलेक्ट किया जाता है, उन डाटा का ये इस्तेमाल करती है। और मुख्य रूप से इनके स्रोत ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फाओ जिसको बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके डाटा को यूज करती है। ये आपको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को यूज करती हैं। ये आपको वर्ल्ड बैंक की डाटा को यूज करती हैं। ये आपको यूनिसेफ की डाटा को यूज करती हैं। यूनिसेफ की डाटा को यूज करती हैं। ये आपको डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विस, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ ये सर्विस, ये भी यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इन डाटा को ये कलेक्ट किया जाता है, इनका इस्तेमाल करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां तक कि ये डेटा के ऑथेंटिसिटी का प्रश्न है, उसकी प्रामाणिकता का प्रश्न है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा जो भी ये डेटा जो ये कलेक्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे डिफरेंट ये कंट्रीज से, वो ऑथेंटिक मोड में, यानी कि वो ये प्रमाणित तौर पे प्रामाणिकता के साथ उन ये डेटा को ये कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको ये डेटा के ये सोर्सेस हुए, इन्हीं के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये तैयार किया जाता है। तो जहां तक कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा यूज की जाने वाली जो डेटा होती है, उसकी प्रामाणिकता के ऊपर जो प्रश्न है, उसके ऊपर शायद सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ अब इस, और समझिए कि ये भी अपने आप में ये फैक्ट्स हैं, ये पूरा एग्जाम से रिलेटेड ये पूरा आपको ये टॉपिक का ये डिस्कशन हो रहा है, इसमें कि एक एक शब्द एक एक फैक्ट से आपको ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब दूसरा हम लोग इस चीज को देखते हैं कि GHI जो होता है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो किन इंडिकेटर्स का यूज करता है, मतलब वो किन किन चीजों को वो देखता है, किन इंडिकेटर्स का यूज करता है, जिसके की आधार पे वो अपना वो इंडेक्स यानी कि ये सूचकांक जो है वो तैयार करता है। तो इसमें आपको बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यानी बहुत ही ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी कि GHI जो है मुख्यतः 4 इंडिकेटर्स का वो यूज करता है।
4 इंडिकेटर्स को यूज करता है। 4 इंडिकेटर्स में आपको ये सम्मिलित हैं: चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरा है आपको चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, और चौथा है अंडर नॉरिशमेंट का लेवल, अंडर नॉरिशमेंट। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द जीएचआई, तो आपको ये चारों इंडिकेटर्स याद रहने चाहिए। चाइल्ड स्टंटिंग, हम लोग जानते हैं स्टंटिंग का सामान्य सा अर्थ होता है कि चोक्ड ग्रोथ या रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। तो बच्चों को जब ये पोषण ये नहीं मिलता है, अच्छी तरीके से पोषण उनको नहीं मिलता है, तो उनका स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग की स्थिति क्या है किसी कंट्री में। दूसरा देखा जाता है कि ये चाइल्ड वेस्टिंग यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, बाल मृत्यु के बारे में इसमें आंकड़ों को देखते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी ये आपको यानी कि मृत्यु दर है। अंडर नॉरिशमेंट, और अंडर नॉरिशमेंट यानी कि कुपोषण की स्थिति क्या है, तो इन 4 इंडिकेटर्स का ही यूज किया जाता है और इसी से संबंधित ये डेटा को ये कलेक्ट कर सकते हैं, किया जाता है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ये प्रिपेयर करते हैं। अब आप यहां से देखिए 3 जो इंडिकेटर्स हैं यहां पे, ये बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति ये कैसी है उसके बारे में ये 3 जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं। और एक जो इंडिकेटर है वो जनरल यानी सामान्य तौर पे किसी कंट्री में पोषण की स्थिति कैसी है या कुपोषणता जो है, अंडर नॉरिशमेंट जो है वो किस हद तक ये प्रिवेल कर रहा है उसके बारे में, उससे रिलेटेड आपको ये इंडिकेटर है। तो इन 4 इंडिकेटर्स का यूज ये किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित जो ये फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आप लोगों ने ये समझा, और इसमें से जो मुख्य मुख्य ये फैक्ट्स है मैंने बता दिया। ये कौन कौन सी संस्थाएं ये प्रिपेयर करती हैं इसे, पहली बार इसे ये कब ये प्रकाशित किया गया, कौन सी संस्था उसमें इन्वॉल्व थी, इस साल का जो आपको ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें ये भारतवर्ष की स्थिति क्या है, और भारतवर्ष किस ये कैटेगरी में आ रहा है। तो सीरियस कैटेगरी में इसको रखा गया है, कुपोषणता के मामले में या भूखमरी के मामले में। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जो आपको जीएचआई है वो किस प्रकार से वो यानी कि वो डेटा का इस्तेमाल करता है, उसके स्रोत क्या है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि किन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट में ये डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर किसी कंट्री की जो रैंकिंग बनती है उसके द्वारा जितना स्कोर किया गया उसके हिसाब से, तो वो 4 इंडिकेटर्स ये कौन कौन से हैं। तो इन चीजों को हम लोगों ने ये देखा। अब यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, हमने शुरू में ही बोला था कि ये बहुत ही वाइडली एक्लेम्ड, यानी कि पूरे विश्व में इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और ये एक बहुत ही सीरियस पैमाना है जिससे कि किसी कंट्री के अंदर वहां पोषण या कुपोषण या बच्चों की कैसी स्थिति है, यानी कि ये पोषणता के मामले में, भूखमरी की स्थिति ये क्या है,
खाद्य पदार्थों की उपलब्धता किस ढंग से हो रही है, उनकी एक क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में एक जो यानी आइडिया है, वो आइडिया ये लगाया जा सकता है। और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, वो संस्थाएं जीएचआई के द्वारा जो प्रकाशित जो रैंकिंग्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, उसके ऊपर वो विश्वास करती है। अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे दूसरा जो पार्ट है इस डिस्कशन का, वो इससे रिलेटेड है कि आखिर ये भारतवर्ष ने जीएचआई की रिपोर्ट को मानने से इनकार क्यों कर दिया। और पिछले भी साल ऐसा ही हुआ था, 2021 में भी भारतवर्ष ने जीएचआई के इसके आंकड़े को डिनाउंस कर दिया था। और उस टाइम में भी ऐसा बोला गया था कि यह भारतवर्ष का जो उभरता हुआ, यानी कि इस वैश्विक ये व्यवस्था में जो भारतवर्ष का स्टेचर ये बढ़ रहा है, जो कद ये बढ़ रहा है, उस इमेज को ये टार्निश करने के लिए, यानी कि उस इमेज को ये प्रभावित करने के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, खास करके यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ये एक प्रपंच है। लेकिन बात यहां पे ये है कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आखिर ये भारत सरकार ऐसा ये यानी कि बोल क्यों रही है, और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप देखिए कि भारत सरकार ने मुख्यतः ये दो आधार पे, दो बेसिस पे, दो आधार पे उसने इस जीएचआई के आंकड़े को या इसके ये डाटा को मानने से इनकार कर रही है। पहला उसका आर्गुमेंट ये है, ये ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का ये पहला आर्गुमेंट ये है कि ये डाटा है, ये डाटा चूंकि इसके जो ये 4 इंडिकेटर्स हैं, आप देख रहे हैं ये 4 इंडिकेटर्स हैं, ये 3 इंडिकेटर्स इसमें से ऐसे हैं जो कि केवल यानी कि बच्चों से रिलेटेड है। तो जब आपके 3 इंडिकेटर्स जो हैं ये बच्चों से रिलेटेड है, तो केवल ये बच्चों के बारे में जानकारी हासिल ये करके आप पूरे पॉपुलेशन के पोषण या कुपोषण से संबंधित जो स्थिति है, उस स्थिति को आप उसका आकलन कर सकते। यानी कि ये डाटा है वो लॉपसाइडेड है, एक तरफ झुका हुआ है। तो भारत सरकार का ये पहला आर्गुमेंट ये है कि चूंकि आपके जो ये मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स हैं वो केवल ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड है, तो इसीलिए भारतवर्ष की जो ये पूरी जनसंख्या है, उस पूरी ये जनसंख्या के बारे में ऐसा आकलन कर लेना ये उचित नहीं है। और दूसरा यानी कि भारत सरकार का आर्गुमेंट ये है कि आपने इन ये डाटा का, इनसे संबंधित जो ये डाटा है, यानी कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स से संबंधित जो ये डाटा है, उन ये डाटा का इस्तेमाल करने में आपने बहुत ही, मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि भारत सरकार ये कहती है कि आपका सैंपल सर्वे जो साइज है ये बहुत ही छोटा है। सैंपल सर्वे यानी कि साइज ये छोटा होने का ये मतलब है कि आपने टेलीफोनिक के कन्वर्सेशन पे या आपने लोगों के ओपिनियन के आधार पे, यानी कि लोगों से ये पूछ करके, और इसमें ये भारत सरकार का ये कहना है कि आपने 3000 लोगों का ही ये सैंपल साइज लिया है। यानी भारत सरकार का ये कहना है कि आपका जो ये डाटा है वो डाटा बहुत ही लिमिटेड स्केल में, यानी कि मात्र आपने 3000 लोगों से रैंडम वे में ये बात करके और उनसे ये डाटा का उसको ये कलेक्ट करके
और आपने उसको ये प्रोसेसिंग करके और पूरे ये भारतवर्ष के बारे में आपने एक यानी कि आकलन ये लगा लिया है, जो कि उचित ये नहीं है। यानी कि मेन जो आपको ये कंटेंशन है ये भारत सरकार का, वो ये है कि एक तो आपका ये है कि जो आपको इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स जो हैं उसमें से 3 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि ये बच्चों से ही रिलेटेड हैं। तो केवल बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करके पूरे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में आप अगर कोई यानी कि ये पिक्चर ये प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे ये भारतवर्ष के बारे में अगर आप कुछ यानी आकलन कर रहे हैं, तो ये चीज अपने आप में उचित नहीं है। और दूसरा ये कंटेंशन है यानी भारत सरकार का दूसरा ये कंटेंशन है कि आपका ये जो ये डाटा है वो ओपिनियन पोल पे आधारित है। ओपिनियन पोल पे आधारित है। ओपिनियन पोल का मतलब आप लोग ये समझते होंगे, जैसे इलेक्शन के टाइम में होता है ओपिनियन पोल आने लगती है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो ओपिनियन आपको ये पोल करने वाले जो लोग हैं वो जाकर के हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, हर एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जहां भी इलेक्शन होना है, एक मतदाता से जाकर के उसकी राय को थोड़ी पूछ रहे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ये सैंपल मेथड। उसमें होता क्या है कि अगर ये पॉपुलेशन साइज जो है मान लीजिए कि 5 लाख है, तो उसमें से एक पॉपुलेशन साइज यानी कि मान लीजिए कि 1000 लोगों का सैंपल हमने ये कलेक्ट किया भिन्न भिन्न तरीके से, और फिर उसी ये डाटा को सिंप्लीफाई करके, उसी ये डाटा को ये प्रोसेसिंग करके हम लोग पूरे कंस्टिट्यूएंसी के लिए वो लोग ये प्रोजेक्शन दे देते हैं कि फलाना कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है। और आप लोग देखते होंगे जब भी ओपिनियन पोल आता है तो उस समय उसमें प्लस माइनस 10% या 5% ऐसे वो लोग यानी कि ये एरर को इंडिकेट करते हैं। एरर को इंडिकेट करने का ये मतलब हुआ कि जो आपको ये प्रोजेक्शन ये दिया जा रहा है उसका जो एक्यूरेसी लेवल है, यानी कि मैं जो बता रहा हूं उसमें से 10% ऊपर या नीचे उसमें ये वेरिएशन हो सकता है। तो सैंपल मेथड यही होता है डाटा के ये कलेक्शन का, जहां पर कि बहुत ही लार्ज साइज का पॉपुलेशन हो, मान लीजिए 1 करोड़ लोगों के बीच में किसी ये डाटा को कलेक्ट ये करना हो, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है स्टैटिस्टिक्स का, सैंपल मेथड जिसको बोलते हैं। सैंपल हम लोग ये कलेक्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए 1 करोड़ लोगों में से 5000 लोगों को हमने ये सेलेक्ट किया और उन्हीं से डाटा को ये कलेक्ट किया जाता है, और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं और उन ये मेथड्स का इस्तेमाल करके उस डाटा को ये प्रोसेस करके इन रिजल्ट को ये प्रोजेक्ट किया जाता है। तो यही चीज यहां पे भी है, यानी कि भारत सरकार ये बोल रही है कि आप जो डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डाटा जो है वो ओपिनियन पोल पे आधारित है, यानी कि कुछ खास, और वो भी उसमें आपने ये सैंपल साइज जो है वो 3000 लोगों का ही लिया है। यानी कि भारतवर्ष इतना बड़ा कंट्री है, 1 बिलियन से ज्यादा का पॉपुलेशन है, और इसमें मात्र 3000 लोगों के ओपिनियंस को जान करके और भारतवर्ष से संबंधित जो ये डाटा है, जो उसका प्रोजेक्शन है, आप उस ये प्रोजेक्शन को आप ये दे रहे हैं, तो ये चीज अपने आप में बहुत ही यानी कि गड़बड़ है, इस चीज को माना नहीं जा सकता है। तो भारत सरकार जो है, आप बात समझिए, जीएचआई के रिपोर्ट को इन 2 ही अकाउंट्स पे, इन 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पे वो क्या कर रही है, वो मानने से इनकार कर रही है। अब इसमें आपको जीएचआई का क्या कहना है? तो जीएचआई का इस मामले में ये कहना है, यानी कि भारत उसकी वेबसाइट पे आ गई है वो चीज, मैं देख रहा था उस पे, उसका ये कहना है कि नहीं, यानी कि
पहला तो उसने ये काउंटर आर्गुमेंटेशन जो है जीएचआई ने वो आपको ये किया है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम लोग ओपिनियन पोल पे आधारित किसी ये डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंडेक्स को निकालने के लिए। उसने ये साफ ये डिनाई कर दिया है। उसने बोला है कि भारत सरकार के पास जो जानकारी ये पहुंची है या जो जानकारी ये दी गई है वो अधूरी है, या भारत सरकार अधूरी जानकारी ही वो रखना चाह रही है। वो बोल रहा है कि ओपिनियन पोल पे आधारित जो डाटा का कलेक्शन ये किया जाता है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस डाटा का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं जीएचआई को निकालने के लिए, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालने के लिए ओपिनियन पोल पे आधारित डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जीएचआई का यह कहना है कि हम लोग FAO के यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के उस ये डाटा का इस्तेमाल करते हैं जो कि फूड बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। इसको बोला जाता है फूड बैलेंस शीट, यानी फूड बैलेंस शीट जो है इससे संबंधित ये यानी कि डाटा जो है ये प्रिपेयर करता है कौन? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है यानी कि जीएचआई ये बोला कि हम लोग FAO के द्वारा कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको कि ओपिनियन पोल के मेथड से ये कलेक्ट किया जाता है, लेकिन हम लोग उस डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जीएचआई को ये प्रिपेयर करने में, बल्कि हम लोग FAO के द्वारा जारी किए गए फूड बैलेंस शीट से संबंधित ये डाटा का इस्तेमाल करते हैं। और फूड बैलेंस शीट को ये तैयार करता है कौन? FAO, इंटरनेशनल लेवल पे। और इसमें ये बात है कि फूड बैलेंस शीट को ये तैयार करने में जिस भी ये डाटा का इस्तेमाल होता है वो डाटा FAO के जो मेंबर कंट्रीज हैं, भारतवर्ष भी FAO का मेंबर है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो मेंबर कंट्रीज ये खुद से ही ये प्रोवाइड करते हैं FAO के पास। तो भारत सरकार अगर कोई ये डाटा दे रही है FAO के द्वारा फूड बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए, तो भारत सरकार ये गलत डाटा थोड़ी ही देगी। भारतवर्ष का जो ऑफिशियल डाटा है वही जाएगा FAO के पास। और जीएचआई बोल रहा है कि हम लोग ओपिनियन पोल पे आधारित ये डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि FAO के द्वारा जारी किए जाने वाले फूड बैलेंस शीट से संबंधित ये डाटा का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो ये डाटा होता है वो डाटा मेंबर कंट्रीज के द्वारा ये खुद से प्रोवाइड किया जाता है। तो जीएचआई का ये कहना है कि हमने जो अपना इंडेक्स तैयार किया है वो भारत सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं फूड बैलेंस शीट से रिलेटेड, उन आधिकारिक आंकड़ों के आधार पे ही मैंने ये तैयार किया है। तो ये पहले आर्गुमेंट को तो उसने ये काउंटर कर दिया इससे। और दूसरा जो आर्गुमेंट था भारत सरकार का कि आप जिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन इंडिकेटर्स में 3 इंडिकेटर्स जो हैं ये बच्चों से रिलेटेड। तो जीएचआई का ये कहना है कि हाँ बच्चों से रिलेटेड हैं और बात भी सही है। तो यानी कि बच्चों से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, तो वो बोला है जीएचआई कि हम लोग बच्चों से संबंधित 3 इंडिकेटर्स या मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्योंकि बच्चे ही किसी देश की भविष्य होते हैं, नींव होते हैं, और वहीं आगे चल करके उस कंट्री का जो न्यूट्रिशनल प्रोस्पेक्ट्स है उसको वो डिसाइड करने वाले वो मेन यानी कि वो आपको मेन एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों से संबंधित और प्लस किसी कंट्री के अंदर फूड सप्लाई की जैसी स्थिति जा रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस
न्यूट्रिशनल सप्लाई की स्थिति एक ऐसी है उस कंट्री के अंदर, तो उसका यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम जो है वो सबसे ज्यादा वो देखने को वो किस में मिलता है, बच्चों में मिलता है। तो बच्चों के ऊपर ही अगर उस चीज को यानी उस चीज का आकलन किया जाए तो आपको ये ज्यादा सटीक और ये रिलायबल डाटा मिल सकता है। तो इसलिए बोल रहा है, जीएचआई ने बोला कि हम लोग इसलिए बच्चों से संबंधित ये ज्यादा इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए जीएचआई का अल्टीमेटली ये कहना है भारत सरकार को कि आप लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं दे आर कंप्लीटली बेसलेस, आधारहीन हैं, दे आर फ्राइडलेस, वो तुच्छ हैं, विदाउट एनी बेस, उनका कोई आधार नहीं है। एंड जस्ट टू ये सेव योर ओन फेस, अपने चेहरे को बचाने के लिए यू आर लेवलिंग सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट द क्रेडेंशियल ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, यानी हमारे इंस्टीट्यूशन की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर आप ये बेसलेस आप ये चार्जेस को लगा रहे हैं। और भारत सरकार का ये कहना है कि चूंकि ये वेस्ट जो है ये यानी कि जल रहा है भारत की विकास से या प्रगति से, इसीलिए भारतवर्ष के इमेज को ये टार्निश करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारतवर्ष के प्लेस को जानबूझ करके नीचे ये कर दिया गया है, और खास करके भारतवर्ष के नेबरिंग ये कंट्रीज के मामले में। अब फैक्ट क्या है? इट्स योर फूड फॉर थॉट, ये आपका सोचने का विषय है, आप अपना ओपिनियन ये क्रिएट कीजिए। बात यहां पे ये है भारतवर्ष में अब इतना ओपनली ये बोला भी नहीं जा सकता, या बोला भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ भारत सरकार जो है हम लोग देख रहे हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष का एक व्यक्ति जो है विश्व का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, थर्ड रिचेस्ट पर्सन ये बनने की होड़ में वो शामिल है। और हम लोग मतलब छाती ठोक रहे हैं भारतवर्ष से, कुछ लोग ये ठोक रहे हैं कि हाँ भारत से कोई रिचेस्ट व्यक्ति जा रहा है, और दूसरी तरफ देख लीजिए कि भारत सरकार खुद से इस चीज को बोल रही है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो मुफ्त में अनाज जो है ये यानी कि ये कौन लेगा? कोई अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मार करके नहीं लेने जा रहा है, जो बहुत ही डेस्परेट स्थिति में है। कोविड ने भी ये बहुत कुछ गड़बड़ी की है, कोविड के कारण भी ये बड़ी समस्याएं आई हैं, लेकिन फिर भी 80 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो जब भारत सरकार ही इस चीज को बोल रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो हम लोग सेफली इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं कि 80 करोड़ तो नहीं, हम 85 करोड़ मान लेते हैं। कम से कम ये 50 करोड़ जो लोग हैं वो बहुत ही एक्यूट ये पॉवर्टी की स्थिति में, गंभीर गरीबी और कुपोषण की स्थिति में वो लोग ये रह रहे हैं। तो एक तरफ देखिए, मतलब डिसाइड आप ही को करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे मैं नहीं डिसाइड करने जा रहा, मैंने ये फैक्ट्स को सामने रख दिया आपके सामने। ओपिनियन आपको बनाना है, डिसीजन आपको लेना है, ये आपको सोचना है इसके बारे में कि क्या जीएचआई के ऊपर विश्वास किया जा सकता है या भारत सरकार के ऊपर विश्वास कीजिएगा। तो स्थिति यहीं पे है, कहीं ना कहीं पे हम लोगों को इन चीजों को मानना होगा कि ठीक है, हम लोग एक सेफ रास्ता ले लेते हैं, सेफ पैसेज ले लेते हैं। ठीक है, जितनी ये गंभीरतम स्थिति दिखाई जा रही है जीएचआई के द्वारा, हो सकता है कि उतनी ये गंभीरतम स्थिति भारतवर्ष में ना हो, भुखमरी से संबंधित या कुपोषण से संबंधित। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, बहुत ही ये बड़े स्तर पे ये चिंता का विषय ये जरूर है कि हम लोग कि भारतवर्ष के अंदर
गरीब और अमीर के बीच जो खाई है ये बढ़ती चली जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होते चला जा रहा है कुछ खास लोगों के पास, और देश की जो अधिकतर जनसंख्या है उनके जो अपने बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए, उन नीड्स का भी फुलफिलमेंट करने में उन लोगों को स्ट्रगल ये करना पड़ रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं है, आप लोग ये सोचिएगा इसके ऊपर, और भी अब आप जो कुछ भी ये पढ़िएगा इसके बारे में आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कहीं पे उसको मैं नहीं लिख पाया और अभी हमको याद भी नहीं है, थोड़ा सा इस भी चीज को देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, श्रीलंका की क्या स्थिति है, यानी कि GHI में उनका रैंक क्या है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका ये रैंक क्या है, या हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आप भी वो किसी भी नेट में आप ये कहीं भी सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा। तो रैंकिंग के हिसाब से ये कंपैरेटिव स्थिति थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, इतना जरूर है, भारतवर्ष की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे ये वर्स्ट स्थिति जो है वो भारतवर्ष का ही है। हाँ, इससे वर्स्ट एक और कंट्री है, वॉर रेवेस्ड कंट्री अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमसे नीचे है, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी हमारे ये नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमसे ऊपर ही है। तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश यही रहेगी कि हर एक संडे को जनरल स्टडीज के ये करंट अफेयर्स के एक किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा, इलाबोरेट डिस्कशन होगा। और कल का वीडियो जो है वो आपका जाएगा, वो आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए पढ़िए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। थैंक यू।